Sir, on behalf of Atmaram Sanatan Dharma College, IQAC, and Popular Lecture Series, I heartily welcome Professor Anand Prakash. He's taking a time for busy schedule, and particularly a very in short notice, has accepted our invitation to deliver a talk on very challenging issue and the contemporary issue. सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया. प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए मैं अपने प्रधानाचार्य प्रोफेसर ज्ञानोत्कर्ष कुमार झा को आमंत्रित करता हूं कि सर वो फॉर्मली औपचारिक रूप से हमारे स्पीकर का अभिनंदन करें, स्वागत करें और उसके बाद फिर प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा. सर. धन्यवाद विकास. आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि वक्ता और डॉक्टर विकास कुमार, संयोजक पॉपुलर लेक्चर सीरीज, डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा मेंबर, डॉक्टर विनीता तुली कन्वीनर वेबिनार कमेटी, हमारे बाकी सहयोगी मित्र और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज परिवार की तरफ से मैं सर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और कि आपने हर समय जब भी मैंने एक छोटा सा अनुरोध आपके सामने रखा है, मुझे हमेशा आपसे स्वीकृति ही मिली है, हाँ ही मिला है. कभी आपने मुझे मतलब निराश होने नहीं दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा. मैं आप सबको बताऊं कि सर को सुनना मेरे लिए स्वयं के लिए एक बहुत सुखद अनुभव होता है, एक सुखद अनुभूति होती है. और जब भी सुनता हूं, नए सिरे से मानव मन को और मन की गुत्थियों को और मन की समस्याओं को समझने और बूझने का अवसर मिलता है. ये समय पिछले 1 साल से अब लगभग आज तारीख है 16, और पिछले 16 मार्च को ही कॉलेजेस बंद हो गए थे पेंडेमिक के कारण. 16 मार्च 2020 को मुझे याद है, 16 मार्च को ही वो आदेश आया था और कॉलेजेस बंद हो गए थे. 1 साल हो गया. तो 1 साल से कॉलेज की सामान्य गतिविधियां नहीं है, विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, सब काम सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, चीजें तो चल ही रही है, जिंदगी भी चल रही है. लेकिन इस जो महामारी है, वैश्विक महामारी, इसने हमारे जीवन को, हमारे जीवन शैली को, हमारी सोच को, हमारे चिंतन की धारा को, हमारे मन को कितना बदल दिया है, ये भी एक अध्ययन का विषय है. और मैं समझता हूं कि इन चीज़ों पर खास करके युवाओं को प्रेरित करने के लिए और युवाओं से बात करने के लिए प्रोफेसर आनंद प्रकाश से बेहतर व्यक्ति मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है. तो सर आपने समय दिया, इसके लिए आभार. और मैं चूंकि रोज विद्यार्थियों की, युवाओं की समस्याओं से रूबरू होता हूँ, कई बार जब स्टूडेंट यहाँ आ रहे होते हैं तो उनकी जो समस्याएं होती हैं हम उसको सीधे सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं. लेकिन फोन पर या मेल के जरिए वो रोज फ्रस्ट्रेशन भी
Hello, Ravinder. Done, sir. Done. Whether it's audible? Hello. Yes, sir. Sir, we are live also. No, मैं माफी चाहता हूँ। अब हालांकि नेट आ गया इधर भी, बीच में ही। अच्छा, ये भी महामारी के बाद के जीवन का हिस्सा है, तकनीकी गड़बड़ियां। और मुझे लगता है सर, मैंने इतने सारे कार्यक्रम किए हैं, इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार हुई कि दूसरे के बीच में इंटरनेट चला गया था कॉलेज का, बीच में थोड़ी देर के लिए। माफी चाहता हूं। तो ये सारी स्थितियां हैं और इन्हीं मनस्थितियों के बीच हम सब लोग जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए युवाओं से, स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए और उनको एक प्रेरित करने के लिए हमने उनके जो मेंटल चैलेंजेस हैं आज के समय में, जो उनकी मानसिक चुनौतियां हैं और उनकी जो मानसिक दशा है, उस पर बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत आभार। आपने हम मेरे लिए और कॉलेज के लिए, हम सबके लिए समय निकाला। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास। thank you, sir. Thank you very much, sir. Now, formally, I would like to welcome our guest speaker, Professor Anand Prakash, sir. Professor Anand Prakash, sir, is the head of the Department of Psychology, University of Delhi, and he's a former dean also. And the brief note about his bio, I can say that it's very few things I can only highlight, because the 40 years of teaching experience are so much of knowledge, wisdom, and experience sir carries is very humble in that sense. I'll say that Professor Anand Prakash has done BA and MA in psychology from Gorakhpur University, PhD from Allahabad University on the study of organizational socialization of industrial workers. Professor Anand Prakash has been teaching experience of 37 years. It's a long experience, sir. A long experience, sir. Professor Prakash has supervised more than 25 PhD research scholars, successfully completion of as a degree, supervised more than 5 to 10 MPhil students, who is presently working on PhD degrees, and completed a research project in corporate social responsibility in collaboration with GB Pant Institute for Social Sciences, completed a research project in growth of psychology in India, ICSSR project contribution. Along with this line, he has been awarded with Young Scientist Award by the Indian Science Congress in 1987, the Career Award by UGC in 1993, and he has worked in many capacity as an administrative post, name like few I can say, the visitor nominee to Jawaharlal Nehru University for the School of International Studies since 2014 till date. He has also been International Relations, Humanity of Social Sciences, University of Delhi, and he has worked in various capacity in Delhi University, particularly related to chairman, chairperson as in governing bodies, member in different colleges of governing bodies, and also along with the restructuring of psychology courses, undergraduate, post-graduation. Apart from this, all the administrative, he is a member in different learned national, international bodies. He is also a member of IQAC and NEC of Mahatma Gandhi International Hindu University, Wardha, Maharashtra. He was the chairperson also of various colleges of Delhi University. Sir, with a brief note, I welcome you again to hear you. Sir, आपको सुनना, आपको हमेशा
आपकी बातों से प्रेरित होना हम सभी को बहुत आनंद देता है सर। आप जिस एक्सपीरियंस के साथ और ज्ञान के साथ हम सभी का ज्ञानवर्धन करते हैं सर, वो हम सभी के लिए आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दौर के अंदर हम बाकी सभी समस्याओं पर बात करते हैं, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे वो मानवता की संकट की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो मेंटल हेल्थ ऑन यूथ जिस तरीके के आज के समय में हमारे एक क्राइसिस और संकट की स्थिति है, उतना ही राष्ट्र की प्रगति में इस विषय पर बातचीत करना भी महत्वपूर्ण है आज के दौर में। सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करता हूं सर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच विकास जी। अच्छा होगा कि एक दो लोग स्क्रीन पे दिखाई दें, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं शायद एक आध लोग अगर दिखते रहते हैं तो मुझे थोड़ा आई थिंक आई फील मच easier and alive while talking and discussing, and that's what I also insist for my classes. Though students normally keep their camera off and their mic mute, but I insist, I request that please one or two, you can take turns of being on the screen. Thank you, Vikas ji, for a very generous introduction, and I am always thankful to Professor Gyantosh Kumar Jha, principal, who have proved himself that by providing leadership to educational institution like ARSD, he can bring about a paradigm change. Now, this college is also becoming very known for a number of academic activities that he has carried out during his tenure as a principal of this college. So my congratulations for having thought a problem which is a very contemporary. मैं अपनी बातचीत दोनों भाषाओं में स्विच ओवर करके करता रहूंगा. Will that be okay, Vikas ji? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I understand this program is organized by English department. No, Am I sir. right? Popular No, lecture series of IQAC college. program. अच्छा, okay, that's the general series. So is it okay अगर हम दोनों भाषाओं में समय समय पर बोलते रहें? जी सर, जी सर। दोनों भाषाओं में सर ज्यादा सर रहेगा सर। I always feel good coming on the platform per ARST and share my thoughts, because they always means without exception have asked me to do something which poses a kind of a challenge to me. I'm rarely asked to do things which I already have done somewhere else, like doing things on literature and psychology, or Sahitya mein Premakhyan or Kabir and others, which is certainly not a part, and which takes me to a very unknown territories of knowledge and learning. And that's the part I enjoy most when I'm struggling and trying to organize my thoughts, bring in my own personal understanding. So for which I am always thankful, because I feel more enriched after going through all the challenging topics and addressing the audience of the ARST. The issue at hand, the challenges of mental health on youth, is a very topical issue, very, very important. And why it is important? Because it's not only for the youth coming to study in ARST, but if you look at the statistics, half of the world population is lying between the age 15 and 24, if that is the age by which youth is defined. So from 15 to 24, half of the world population can come under the age of 25, which means by entering into the issue of challenges of mental health, mental balance, and how to live a vibrant mental and social life, cultural life, it's very important that the entire society pays great deal of attention to the mental health issues of the
contemporary youth. Why is it so? Why it is important? And particularly in the last 1 year of the outbreak of corona pandemic, इस महामारी के काल में जो साइकोलॉजिकल चुनौतियां बढ़ी हैं और जिसको कि अब महसूस किया जा रहा है बहुत शिद्दत के साथ, उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि मानव मन, जो ह्यूमन माइंड and the human thinking has undergone a kind of drastic change. And some of the symptoms that I am going to list, which I have thought and reflected about it, one that we all have felt that the problem of loneliness is increased manifold. Akelapan. We all, at times crave to get in touch with another people, because the entire Platonian thinking that man is a social animal has been challenged, and we are trying to maintain our sociality, our social part through the virtual mediums, through the FaceTime, Zoom, Google Meet, WebEx, or so many other platforms. But it cannot be experienced with the same kind of richness. जितनी समृद्धता से हम एक फिजिकल स्पेसेस में इंटरैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, the same kind of richness can't be experienced when we are into the virtual media. This is the one. Second thing is that this is the one problem. So loneliness has gone up. And since everybody is experiencing it, this is the pandemic. And therefore, we have some point of consolation that I am not the only one who is feeling loneliness, but everyone is, has been subjected to the same. So this at times in social comparison reduces our anxiety, reduces our tension. अगर हमें दुख है तो उसको भी दुख है, और चूंकि ये सबको दुख है इसलिए हमें अपना दुख थोड़ा सा कम लगता है, पर nonetheless it is a difficult situation. This is the one first very important. Second point is that the lack of contacts, because the social contact is becoming a taboo because of the pandemic. So we all have felt that there is a look here, the human senses, जो आदमी के senses हैं, वो सारे designed हैं कि जितना ज़्यादा हम contact में रहेंगे उतना ज़्यादा enrichment होगा. और इसका मैं उदाहरण देता हूं, और ये सोचना मैंने शुरू किया जब ये समझ में आया कि टच करना एक टैबू हो गया है. अब टच करना एक तरह का निषिद्ध भाव है, टैबू है. जबकि आप ह्यूमन सिस्टम की बनावट अगर ध्यान से देखें तो टच की जो संवेदना है हमारी, वो सबसे प्रबल और सबसे प्राथमिक संवेदना है. This is the most primitive sense organs given to us in the process of evolution. और आप ये देखिए कि हमारे जो दूसरे संवेदांग हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, ये सारे के सारे शरीर के अग्रभाग में हैं. जबकि स्किन जो है वो शरीर के चारों तरफ है, 360 डिग्री में that kind of sensitivity it gives. और कॉन्टैक्ट जो है वो ह्यूमन कॉन्टैक्ट, that provides tremendous amount of information. Tremendous information, right? Unfortunately, that the major source of richness in human life is taken away. If you look it from the student perspective, and that's the youth, which is the age to build the repositories, build the reservoir. हम अपनी कोश को समृद्ध करते हैं अपने तमाम तरह के अनुभवों से इस उम्र में, जो हमें जिंदगी के बाद के अवस्थाओं में भी काम आते हैं. But that unfortunately has been seriously constricted because of this particular situation in which you all are living. This is the now what is important here, that's the youth today is experiencing a sense of directionlessness. They don't know. That's the generally, if you talk to the students and others, I was talking to first semester students who have not been ever to the campus. ध्यान दीजिएगा, शायद आपके यहाँ भी हुआ होगा कि अभी जो नया बैच अभी आपका आया है, जिसकी पढ़ाई नवंबर में शुरू हुई थी, वो अभी तक हमारे यहाँ कॉलेज या हमारे कैंपस में अभी तक नहीं आ पाया है.
उसको मालूम नहीं है कि डिपार्टमेंट कैसा होता है, डिपार्टमेंट की लेबोरेटरीज कैसी है। जो फिजिकलिटी के एक्सपीरियंस से अपनी इन्वायरमेंट की रिचनेस का अनुभव होता है, वो फिजिकलिटी का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि समय वापस नहीं लौटता है। समय एक बार बीत गया तो वापस नहीं लौटेगा। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर तक जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दिस टाइम विल नेवर कम बैक इन देयर लाइफ अगेन। पर ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है, फिजिकल कॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको आप बार बार विजिट कर सकते हैं। आप आज विजिट कर सकते हैं, आप 4 साल बाद विजिट कर सकते हैं, आप 2 साल बाद, 1 महीने बाद विजिट कर सकते हैं। बट द एक्सपीरियंस, द टाइम, स्पेसेस में ज्योग्राफी कैन बी विजिटेड, but unfortunately they don't have any access to that geography because of the situation prevailing. As a result, what is happening is that it is causing great deal of uncertainty. अनिश्चितता बहुत प्रचंड है। अनिश्चितता यूथ के सामने में अपने भविष्य को भी लेकर के है, अपनी शिक्षा को लेकर के भी है, और अपने जीवन के मार्गों को लेकर भी है कि what would be the right kind of things। क्योंकि जो परिचित रास्ते पहले से पता थे, the things which we already know, which used to give certainty to us, जैसे उनका करियर पाथ कैसे जाएगा, उनको फ्यूचर में अगर आज ही वो करते हैं तो फ्यूचर में ये होने वाला है, ये सब कुछ अभी एक जबरदस्त संक्रमण की स्थिति में, अभी सब कुछ में बहुत जबरदस्त बदलाव आया हुआ है। और शिक्षा जगत में खास तौर से जो विद्यार्थी हमारे पढ़ने आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि शिक्षा जगत के बदलाव पिछले 7-8 वर्षों में इतने तीव्र हुए हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जरा ज्यादा ही तीव्र हुए हैं। आपको याद होगा कि ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट से लेकर CBCS से नाउ लेकर LOCF एंड नाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए शिक्षा में इतने तेजी से होने वाले परिवर्तन हमें एक्साइट भी करते हैं और डिप्रेस भी करते हैं। हमें ये भी बताते हैं कि भाई इन चीजों को करने के लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम हमें चाहिए वो हमारे पास शायद नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज कॉजिंग अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी। सो लोनलीनेस हमारी बड़ी है, हमारा जो है वो कांटेक्ट की रिचनेस जो है हमारी घटी है। तीसरा, भूगोल के अनुभव से हम वंचित हैं, ज्योग्राफी के एक्सपीरियंस से वंचित हैं, और अपने एनवायरनमेंट से बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन हमारा रह गया है। मोस्टली दैट इंटरेक्शन इज अ वर्चुअल व्हिच इज नॉट रियल एंड रियल टाइम एक्सपीरियंस, राइट। तो इसके साथ जो हम सब लोगों को अनुभव होता है कि समय चल भी रहा है और ठहरा हुआ भी है। टाइम इज एक्चुअली, वी ऑल फील कि पिछले साल 16 मार्च को जब घोषणा हुई थी पेंडेमिक आउटब्रेक की और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, और आज 16 मार्च है, तब से लेकर के स्थिति में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है कि अब शायद उतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी उस समय हमें दिखाई पड़ी थी। पर तो समय 1 साल ठहरा हुआ भी रह गया और 1 साल बीत भी गया। ये जो पैराडॉक्स है, दैट्स फर्दर कॉजिंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शनलेसनेस इनटू द यूथ। अब यहाँ जो ये कुछ तरह की समस्याएं हैं जिसमें कि द करंट ऑफ चेंज इज सो फास्ट, सो द इंटायर वैल्यू ऑफ द एजुकेशन, जो शिक्षा का पूरा मूल्य था, वह अपने आप में एक तरह की कठिनाई में आ गया। अब सवाल ये है कि how to address these kinds of problems and what mental youth can do. I wish I would have a time to take the questions from the relatively younger population, right? अब इसमें अगर दुनिया के तमाम देशों की स्थिति में आप देखें तो दुनिया के बहुत कम देशों के पास यूथ को संबोधित करने के लिए प्रोग्राम्स। Very rarely countries have a great deal of focus on building the youth or investing in the youth. हालांकि नारा सबका रहता है, पॉलिटिकल नैरेटिव अगर आप उठा के देख लीजिए, जो राजनीतिक आख्यान है, वो सब लोग इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से बताते हैं कि इट इज ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर इस ग्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए किसी तरह का एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम का अभाव सब जगह दिखाई पड़ेगा। एंड दैट्स द वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, राइट। उसमें चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ले लें, उनके रिप्रोडक्शन हेल्थ की समस्या ले लें, एजुकेशन की समस्या ले लें, लोनलीनेस की समस्या ले लें, बट वी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल नैरेटिव में। द स्लोगन इज वेरी पॉपुलर ऑल अक्रॉस। स्लोगन का एक दूसरा रूप है, इन्वेस्ट इन द यंग पीपल टुडे टू इंश्योर अ ब्राइट फ्यूचर।
ये भी बहुत सारे कंट्रीज के पॉलिटिकल स्लोगन है कि आज यंग लोगों में इन्वेस्ट करिए तो भविष्य जो है वो बहुत सुंदर और सुनहरा होगा. But is it really coming out as a result of certain policy perspective? That's not coming, right? What youth need today? These are the problems that we have identified, and these are based on my reflections of the problem that we are talking about. What youth needs? Youth need education, first thing, and education in the real sense of the term. यहाँ पर एजुकेशन का मतलब मैं डिग्री से फर्क करता हूँ और मैं एजुकेशन को देखता हूँ कि एजुकेशन सेल्फ के एक्सपैंड करने का एक टूल है. आप अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, विस्तार देते हैं अपने आप. जहां आप सीखते हैं कुछ चीजें, जैसे यू लर्न द स्किल ऑफ एनालिसिस, यू लर्न द स्किल ऑफ सिंथेसिस, यू लर्न द स्किल ऑफ इवैल्यूएशन, यू लर्न इंटीग्रेशन, यू लर्न सो मेनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स. पर अगर भारतीय दर्शन की परंपरा से हम जाते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा स्व का विस्तार है. इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ एंड अ टूल टू रियलाइज द सेल्फ. आत्म चिंतन का या आत्मा के विस्तार का एक माध्यम, एक तरीका है. चलिए हम मान लेते हैं कि ये बहुत पुरातन पंथी परिभाषा है और शायद इसको हम अपनी एजुकेशन में नहीं ले आ सकते. वी हैव टू हैव मोर प्रोग्रेसिव, more pragmatic objectives of the education, and more pragmatic objectives is that all students, most of the students need employment. So education should, and employment, there has to be a connection between education and employment. And that brings the third point, that are they getting the skills? Are they getting the competence? क्या उनके पास वो कौशल, वो योग्यता, वो समर्थता, right? The competence, are we able to provide that kind of a thing, right? Third, what is the quality healthcare where the youth is valued? There are a lot of programs for the older people. There are a lot of programs for the young kids and other kind of a thing. But for the youth, which is in the prime time of their formative years, youth is a prime time for the formative years. There is a little, right, resources allocated for their health care and health में, particularly addressing to the problem of mental health. बहुत पहले भारत सरकार के एक कमेटी में मैं सदस्य था, NCET का, और मैंने वहाँ प्रस्ताव भी रखा था और फिर एक कमेटी बनी भी, पर आगे उसकी बात नहीं बन पाई. मैंने कहा कि पूरा का पूरा बीएड का प्रोग्राम चलना चाहिए, जिस बीएड के प्रोग्राम में काउंसलिंग और गाइडेंस की शिक्षा हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काउंसलर्स को, ज्यादा से ज्यादा निर्देश देने वालों को, दिशा देने वालों को हम उसमें प्रशिक्षित कर सकें. क्योंकि आज स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह प्रशिक्षित काउंसलरों की, परामर्शदाताओं की आवश्यकता है. देयर इज अ नीड, ग्रेट डील ऑफ नीड. सो गवर्नमेंट कैन कम अप विद अ प्रोग्राम of creating BEd in counseling and guidance. I had impressed upon the National Council of Teacher Education, of where I was the part of the committee, to look into the matter, and they found this idea very useful, so that most of these BEd colleges and educational institutions can start a program on counseling and other kind of things. That is what is required, so that every student, at least certain counselor and certain mentor, certain kind of help is available to each one of the students. Colleges, I know ARSD is doing a good deal of work. Some of the colleges have created a mentoring and the educational program where students can go and talk about their personal problems with the tremendous confidence that they will not be revealed and they will not be shared, and their trust will remain intact. There will not be a breach of a trust into that. That confidence is very necessary. Most of the educational systems abroad have counseling services. Unfortunately, we do not have a very rich tradition of counseling services. So there is a need for mentoring and the counseling, where any student, if he's feeling lonely, if he's feeling lack of a contact, if he is feeling without any direction, if he has issues in relationship of the life, he has issues related to his health, at least can approach somebody to get an authentic, scientific, and relevant analysis of his problem in order to make. And finally, I think there is also a need to involve students in decision-making process, because unless the students right at the early age
are involved in decision-making process, whether it is smaller decision or the bigger decision. Normally, they are being considered as a recipient of decisions. They are not considered participant of decision-making. So that the idea of learning the skills of a leadership, skills of team playing capacity, skills of navigating with the others, and also accepting diversities within the social setup. So there is a need for doing this. So these are the youth need of the current, right? Look here, the contemporary youth, particularly I'm talking about the millennial youth, which is mostly born in the mid-90s. So 95 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, millennial youth, generation G, which is called, they have a very different kind of a psychological need. And if the older generation, like me, my generation, or the who are in their early 40s, that generation is comparing the youth from their perspective, then I think they are likely to be disappointed. If I'm comparing that one, when I was growing as a young person, what were the things which were given to me? They are more valuable, they are more relevant. Because the contemporary youth, the modern youth, the youth of millennial generation is very different in terms of their psychological orientation and in terms of their priority of the needs. Just to give an example, the studies or the researches done by various social scientists, particularly psychologists, they have found that their life goals are slightly different than the life goals of the older people. But the fact of matter is that the younger people will have to work with the members of the older generation together. And if their orientation, if their values and their life goals are not synchronous, if they are not gelling together, if they are not able to integrate it, then there would be a lot of differences and there are a lot of disruption in the work environment, the other kind of a thing, right? For example, I will give you one organization where I was invited. There was a huge amount of conflict between older generation and younger generation, between the young graduate trainees coming to the organization and the senior engineers present in the. Just to give an example of my point, मैं अपनी बात को कहने के लिए सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ. तो उन लोगों ने ये बताया कि इन लोगों के काम करने का तरीका और पुराने लोगों के काम करने का तरीका दोनों में बहुत फर्क है. मैंने कहा कि कोई उदाहरण दीजिए. तो उन्होंने कहा कि हम अपना, ओल्डर जनरेशन के लोगों ने कहा कि हम अपना काम खत्म करने के लिए बहुत देर तक रुकते हैं. ऑफिस आवर्स के बाद भी हम 2-3 घंटे रुकते हैं और हम में से कोई भी ऑफिस आवर 8 बजे करीब नहीं जाता है, जबकि ये सारे यंगर लोग 5-5:30 बजे अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाते हैं. मैंने यंगर लोगों से बात की कि भाई ये आपके ऊपर आरोप है कि आप लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं. क्या रिस्पॉन्स देते हैं, खासतौर से जो सीनियर लोग, जो आपके बॉसेज हैं या जो दूसरी जनरेशन के लोग हैं. तो उन लोगों का बहुत क्यूट, बहुत अच्छा आंसर था. अगर आप इसको साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव से देख सकें, बोले साहब देखिए, इन लोगों की अपनी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड सैचुरेटेड और सेटिस्फाइड हैं और ये लोग देर तक रुक के काम करने को अपने कमिटमेंट का एक इंडेक्स मानते हैं. जबकि वी आर द स्मार्टर पीपल, वी वर्क विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी वर्क विद द सॉफ्टवेयर. बोले कि जो कैलकुलेशन ये बैठ करके 2 घंटे में छोटी छोटी मशीनों से करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2 घंटे में निपटा देते हैं. Second thing is that the children are grown up and they family life is saturated, so they don't want to go back home. And moreover, they are getting here 10 cups of tea, coffee and biscuit. So they see no reason that why they should go home early. So they go home only to sleep. Whereas I have to catch up with my new life. I have to catch up with entertainment. I have to catch up with the friends. I have to catch up with a number of other kinds of things. And it doesn't mean that we are not performing, but our notion of performance is not demonstrated by staying late in the office. देर तक ऑफिस में रुक कर ही अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देना हमारे लिए जरूरी नहीं है. अगर हमारा 5 बजे काम खत्म हो गया तो हम 5 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास दूसरे तरह की पर्सनल और सोशल लाइफ की भी फॉर्मुलेशंस हैं जो इन लोगों के पास नहीं है. और इसको हमारा लैक ऑफ कमिटमेंट करना, ये इन लोगों का प्रेजुडिस है, इन लोगों का स्टीरियोटाइप है. एंड दैट नीड टू बी करेक्टेड एंड देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड ऑन आवर पार्ट. नाउ दिस इज द जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली इट इज सेड, but I would say that it is not a generational conflict, but there is a need to understand with a sense of empathy,
from both the perspective, because the life goals are very different from the older and the younger generation, right? So this is the one, and all of the youth and the studies which have been done by psychologists, right? They want to have a purpose and meaning in life, whatever they are doing, right? So it is not for them that the purpose and meaning for them is not needed, but it's a different. And what kind of purpose? There are multiple purposes which is being done. First, they should have a lot of money. The young youth wants a lot of money, and not the money only for subsistence, सिर्फ जिंदगी जीने के लिए नहीं, बल्कि पर्याप्त पैसा, आवश्यकता, इफरात पैसा जिसको कहते हैं, इफरात धन उनको चाहिए, so that they can not only enjoy themselves but also contribute into the making of a society. तो उनका सिविल पार्टिसिपेशन पुरानी जनरेशन की तुलना में, एटलीस्ट देयर ओन सेंस एंड इमेजिनेशन दिस स्टडीज, and this is the very interesting finding about the youth, that how they can contribute to the society, how they can make a difference to the society, right? And the another one, that's, you know, their participation to the civic society, making contribution to the society, that's very important to do that. Millennial generation की studies में ये भी पाया गया है कि most of them want to be self-employed. Majority of the people, they don't want to do a job, 10 to 5 kind of a job or rut job, right? So even if they take it up because of the economic compulsion, financial compulsions, very quickly they get bored, saturated, and they change the job. So it's very important that, you know, the self-employment. And the भारत सरकार की योजना जो स्टार्टअप इंडिया और दूसरी चीजें जो शुरू की गई हैं, where the youth can think, if they have a creative ideas and they can think of starting an enterprise, or they can be social entrepreneurs, that can be encouraged, and this is in tune with the requirement of the youth. This is a very important. So that's also is one of the reasons that why, you know, the popularity of a particular program, a popularity of leader is being ensured. The second important thing is that's been found in the study, they want to work in a smaller group. वो एक बड़े समुदाय में अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहते हैं, बल्कि छोटे समूहों में, स्मॉलर ग्रुप्स में, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं. This is another kind of a requirement, so that they are recognized and rewarded for the efforts that they are waiting. अब आप इसको कह सकते हैं कि उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें पेशेंस का अभाव है, बहुत सारे तरह के adjectives you can use to describe them, but the fact of matter is that their desire to recognize for their talent, for their expertise, and for different other kind of things is much stronger in comparison to the people of the older generation, right? Finally, I would like to, you know, bring that, you know, youth, what kind of influences are working on the youth? What is influencing most on the youth? And this is very important to understand as a teacher in a university and the college setup, that their influence on the authority is coming, right, mostly from very different source than the notion of authority that we have experienced. अभी देखिए, माता पिता और शिक्षक की सत्ता अब उतनी प्रबलता से इनको नहीं प्रभावित करती है जितना इनके पास दूसरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एक समय ये था कि परिवार और संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, ये दो प्रमुख सत्ताएं थी जहां से उनके मन का या उनकी मानसिकता का या उनके परिवेश के अंतर्क्रिया के नियम तय होते थे. But right now they are living into the world of, right, communication revolution. वो एक सूचना क्रांति के दौर में रह रहे हैं और उनके पास हर चीज की जानकारी के लिए सूचना उसी तरह उपलब्ध है जितनी किसी और के पास उपलब्ध हो सकती है. So that has given them a new kind of empowerment. So बहुत सारी चीजें एक शिक्षक के रूप में, जैसे कि क्लास पढ़ाते समय इस चीज का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या के लिए जो हम 10-15 मिनट समय लगाते थे, अब हम कहते हैं अपने स्टूडेंट से ही कि गूगल देख के बताओ कि गूगल पर क्या इसके बारे में लिखा हुआ है. Right? Go to the internet, go to a particular kind of a site, go to JSTOR, go to the other kinds of platforms, and try to find out that what kind of academic knowledge is available. And as educationists, we are expected to go beyond that. If we are confining ourselves as a teacher only to those information which is available in public domain,
then that is not going to influence this kind of a generation. Therefore, it's very important that we have to become a very different role model. अगर हमें यूथ को कंटिन्यूअसली उसी शिद्दत के साथ उनको प्रभावित करना है, then the challenge before the older generation is to become a different model, right? And the important thing is that this generation is looking for trust and empathy. So can we trust them that they are capable of doing, and can we empathize them for the different kinds of things? Because the relationship dynamics in their mind, whether it is a love relationship, romantic relationship, friendly relationships, right, playing relationships, or different other kind of relationships, that is acquiring a new dimension of meaning in the life of the youth than any other kind of a thing. Now, this situation has posed very serious challenges of the mental health. And one of the major mental health reason is that mood swings that has been found, right? So there has been a greater experience of mood swings, mood changes, right? Second important thing, that this generation is relatively more anxious generation. ये बहुत चिंतित रहने लगी है ये generation, and these are the studies I am quoting. These are not my reflections, right? Third, and as a result, there has been greater deal of depression experience. मानसिक अवसाद या मानसिक कठिनाई के शिकार ये वाली जनरेशन ज्यादा है. और WHO का अगर स्टैटिस्टिक्स में आप बिलीव करते हैं तो बहुत भयावह सांख्यिकी, बहुत भयावह डेटा WHO ने दिया है. उन्होंने कहा है कि जो 2025 तक ये डिप्रेशन या मानसिक अवसाद एक महामारी का रूप ले सकता है और इसके सबसे ज्यादा शिकार यूथ हो सकते हैं अगर आज कुछ नहीं किया गया. Right, that's very important. So depression, mood swings, lack of motivation, right? The loss of faith into the authority. So they are also feeling a kind of anchorless into there, and the relationship emergent into that. अगर आप देखें तो different तरह की जो complications हैं in the relationship, particularly in the relationships based on romantic inclinations. That relationship is also becoming far more complicated. They are not going to settle on by the same rules as it used to get settled with the earlier generation members. And therefore, there is a need to address that how this can be done. And this can be helped at an individual level, at a group level, and also as an institution level. Individual level, students should have access, the youth should have access to a friend, philosopher, and guide, which is mostly a counselor, in a completely non-threatening climate. The climate has to be non-threatening, where a student can go seek a direction. They have the more energy than you and me, and therefore they can outperform you, but they need a kind of a helping hand, right? And helping hand not with the critical parenting. देखिए helping hand teachers हम लोग दो तरह से देते हैं. पहले तो गड़गड़ काढ़े खोट वाले फॉर्मुलेशन में जाते हैं, ठीक है, and then though we finding fault with them, but the approach would be first to understand them, that how we can understanding with an empathy, right? That they are young, they have not as much experience of a life as we have, and therefore there is a need to understand. तो इसके पहले कि किसी के बारे में आप जजमेंट लें, मेरा सुझाव है कि पहले अपनी समझ को पुख्ता करें. Consolidate your own understanding about that, and then try to see that how that can be understood. Second, then comes the analysis, and at every level there has to be participation of the youth in, even if you're doing at the individual level in the counseling and other kinds of things. I think ARSD has already run 5 days or the 1 week program on counseling, and I was there into that, and that's very effective. There is a need so that every teacher, every person has that fundamental skills at their command. Because for a teacher, it is not only important to address this issue of the students, but it is also good for our own personal growth. It is a good to manage relationships at home, manage relationship into the society into a very amicable manner. And if all of us, with the kind of knowledge that we have of our subject, if there is a general knowledge of the human management, if the general knowledge of a mind management, then I think that's the added skill set
and that go a long way in ensuring our own mental health. Teachers की mental health के भी बहुत सारे issues हैं, और जब तक टीचर की खुद की mental health अगर ठीक नहीं है, consolidated नहीं है, और उसके बड़े सारे पैरामीटर्स हैं, इंडेक्सेस हैं, और अगर एक ऑथर की बात आप मान लें कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, तो उसने कहा कि अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना, ऑब्जेक्टिफाइंग द सेल्फ। सेकंड, दूसरे को वैसे समझना जैसा वो है, ना कि वैसे समझना जैसा कि हम हैं, ये द सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर कुड बी, राइट, कैन आई लाफ एट माय ओन मिस्टेक्स पब्लिकली? If I have made a mistake, if I have done certain kind of goof ups, right, which is done because of reasons, many reasons, that can I talk about it? Can I laugh at it? क्या मैं अपनी बेवकूफियों पर पब्लिक में अपने ऊपर हंस सकता हूँ कि नहीं? इसको मैरी जोहर्डा नाम की एक थिंकर है, उसने माना कि ये बहुत क्रिटिकल टेस्ट है मेंटल हेल्थ का, कि कैन आई लाफ? Can I laugh at my own mistakes, and that too without feeling any remorse or without feeling any kind of a guilt? So I also feel that, well, I'm not a perfect. Most of us tend to. So जैसे ही अपने आप के imperfect होने का एहसास होता है, आप विनम्रता से भर उठते हैं। जब तक हमें लगेगा कि नहीं, मैं तो जो सोच रहा हूँ, वो जो कर रहा हूँ बहुत परफेक्ट है, तब उसमें धीरे धीरे एक तरह की विनम्रता का अभाव होने लगता है, और कुछ चीजें तो एरोगेंस की हद तक भी जा सकती हैं, तो whatever I am doing, I am perfect. But particularly for a teacher, these are the things important, and therefore those will pose as a good role model for the younger youth and can do it. And therefore they are looking more for trusting relationships than actually admonishing relationships, corrective relationships. Teachers generally, do a kind of a correction, but this member of generation, right? So for a teacher, the challenge is that every year we get the same age group for teaching. We are growing in age, but our clientele remain of the same age. हर साल BA में उसी उम्र का बच्चा आएगा, MA में उसी उम्र का बच्चा आएगा। हमारी उम्र बढ़ रही है लगातार साल दर साल, पर हमें जो क्लाइंट डील करने के लिए मिलता है, इसलिए कंटिन्यूअसली अपने आप को रीपोजिशन करने की जरूरत पड़ती है इन आवर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट भी जिस तरह से कैरेक्टर बदल रहा है, अपना एजुकेशन बदल रही है, उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है, और इस मुगालते में रहना कि नहीं, हम तो जो जानते हैं वो परफेक्ट है, क्योंकि इसी से पिछले 10 साल या 12 साल से हमारा काम चलता रहा है। Then we are not entertaining a new kind of a challenge that how this we all have gone. I keep interacting. अभी मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी जो इंग्लैंड में या अमेरिका में या यूरोप में टीचिंग फैकल्टी हैं, दे वर माय स्टूडेंट, और वो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था कि भाई इंडिया में तो इस तरह का एक्सपीरियंस हम लोगों का है पढ़ाने का, तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है बताओ। वो सारे लोग बता रहे थे कि इट इज सच ए कॉम्प्रोमाइज एजुकेशन दैट दे आर गिविंग। उसका डेंजर भी वो बता रहे थे कि पहले तो मान लीजिए कि एक शिक्षक 50-60 की क्लास पढ़ाता था और 10-12 का ट्यूटोरियल लेता था, ये वहां भी है। अभी वो कह रहे हैं कि आप अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर दीजिए, और लेक्चर देने के लिए आपको कैंपस आने की जरूरत ही नहीं है, आप कैंपस आइए सिर्फ ट्यूटोरियल लेने के लिए। कुछ दिनों में ट्यूटोरियल का भी काम खत्म कर देंगे। तो बोले कि डेंजर इज दैट द नंबर ऑफ पोस्ट एंड जॉब्स which was necessary to maintain certain kind of ratio between teacher and taught, बोले कि that's going haywire। बोले कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसको अपलोड कर दीजिए, स्टूडेंट के अगर कुछ सवाल है उस वीडियो को सुनने के बाद तो वो उसका जवाब देंगे। बोले दिस वाज नॉट आवर इमेजिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। They all are teaching in university and colleges in Europe, America, England and other places, and they were talking about the situation here is not very different, and we are seeing that, right? Now many of these things have been addressed into the new education policy in a different way, but to what extent those formulations are brought as a ground reality, are implemented, that is going to decide this situation. That's how the problem of loneliness, problem of depression, problem of directionlessness of the youth, problem of changing patterns of relationships for the youth, right? And how we can reformulate the entire game of education so that there is a good integration between the teacher and taught, and with the every changing generation, that how that can be addressed, there is a need. Now for addressing them, are we providing
counseling services in every college. Every college should have a counseling services, even when because it takes time before the student feel confident to approach a counselor. You appoint a counselor and next day people will not start coming on. Second thing is that what kind of help, quality of help that a student feel is getting. होता ये है कि हमारे if it is not a trained and skilled counselor, then it may do more damage to the student than actually helping the student. So that's the, and second thing is that our teachers, beside teaching, can also take this approach, more of the human approach in terms of understanding the challenges. हमारी जनरली होती है कि हमारे समय में तो ये था, अरे भाई हमारे समय में तो एक रेडियो था और रेडियो का विविध भारती था और बिना का गीतमाला था. अब look at the possibilities and look at the diversity. इनके पास distraction के कितने साधन हैं. हम समय काटने के लिए क्या करते थे, तालाब बगीचा घूमते थे या इधर देखते थे, सिनेमा देखने का भी चले जाते थे. पर these people have, पहले हम बाजार जाते थे, अब आजकल बाजार जो है वो घर ही में आ गया है. So even all those kinds of things are changed. So are we looking into the challenges that the youth is facing and how we can address, both as a teacher, counselor, or as a parent? That's the very important part. So these are some of the challenges I identified. If there are questions, I would like to take it. किसी स्टूडेंट के पास या हमारे किसी भी साथी के पास कोई प्रश्न हो तो वो आनंद सर से प्रश्न पूछ सकते हैं. या चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसको रीड आउट करके सर से पूछ लूंगा अगर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सर इन बिटवीन कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे और कुछ लोग बोले, मैं ही सर कुछ पूछना चाह रहा था. पूछना क्या चाह रहा था सर, बेसिकली एक ये सेशन इस तरीके से आपने बेहतरीन तरीके से बताया कि हम सभी शिक्षक भी कई तरीके के प्रेशर्स और कई तरीके की समस्याओं के साथ रहते हैं. तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने स्टूडेंट से किस तरीके से डील करें. मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ. जैसे ऑनलाइन की क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम, ये दोनों चीजें इस तरीके से हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनके अपने क्वेरीज होते हैं और टीचर्स की अपनी उसमें समस्याएं होती हैं. अब उसमें कई बार हम किस तरीके से डील करें, अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से जवाब दें, क्योंकि ना तो हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई भी करना है. विकास जी एक उदाहरण दीजिए ना, एक ठोस उदाहरण देकर बताइए समस्या. हाँ, ठोस उदाहरण सर, जैसे अभी आजकल सर एग्जाम चल रहा है स्टूडेंट्स का, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का खासकर, और स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की गाइडलाइंस बनी हुई हैं और गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को बताई गई हैं. अब होता यह है कि स्टूडेंट्स कई बार गाइडलाइंस को पढ़ते हैं, कई बार वो नहीं पढ़ते हैं, और हर कॉलेजेस के अंदर उन एग्जाम्स को हैंडल करने के लिए कमिटीज बनी हुई हैं. अब टीचर्स जो हैं, जो उस कमिटीज में हैं, वो उनके पास स्टूडेंट्स के प्रश्नों के जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के पार्ट नहीं है, और उनको इस तरीके से सेटिस्फाई करें, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हम उन्हें चाहकर भी ये नहीं बोल सकते कि आप ये कीजिए, क्योंकि वो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस उस तरीके से नहीं है ना. इसमें स्टूडेंट बहुत एंजाइटी फील करते हैं. जैसे कल का एग्जांपल है, कल सर ऑलमोस्ट 5:30 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 7:30 बजे तक, और लगभग 12 बजे तक स्टूडेंट्स के फोन कॉल्स आते रहे टीचरों के पास कि हमारे आंसर्स जमा नहीं हो रहे हैं सर, क्या करें, हम फेल हो जाएंगे सर, हम बहुत एंजाइटी में हैं. अब इस तरीके की समस्याओं को स्टूडेंट का आंसर दे पाना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है, और उसमें हम भी प्रेशर में होते हैं कि फिर हम स्टूडेंट की किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं. अब इस चैलेंज से निकलना अपने आप में बड़ा एक हमारे लिए भी दुविधापूर्ण हो जाता है कि क्या करें. तो ऐसी परिस्थितियों में से किस तरीके से डील किया जा सकता है, या पता नहीं सर, ये पिछले बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका सामना हमने भी किया है एज अ डिपार्टमेंट. लास्ट ओबी के दौरान जो किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट के 4 सवाल का जवाब देना था, तो उनका एक ही आंसर उनके हिसाब से अपलोड हो पाया, और 3 आंसर जो है वो कहीं और चले गए, वो एक फाइल में नहीं आ रहे थे. तो स्टूडेंट्स का फोन और वो सब आ रहा था,
तो हमारा ख्याल है कि इसके जो प्रोविजंस गाइडलाइन में भी दिए हुए हैं कि जो भी कमेटी मेंबर्स के फोन और उनके ईमेल आईडीज हैं, तो अगर किसी का स्कैन होकर के अपलोड नहीं हो पा रहा है तो वो अपने आंसर्स का पीडीएफ बना करके वो नोडल ऑफिसर को या जो कोऑर्डिनेटर एग्जामिनेशन का या प्रिंसिपल के नाम से भी वो उसको भेज सकते हैं। पहला ये उसकी व्याख्या। तो ये क्लैरिटी हमारा ख्याल है कि जो भी कमेटी बनती है पहले, उसके लिए हमने जो तैयारी की थी, अब आप कैसे करते हैं मैं नहीं मालूम, हमने जो 3 उसके कोऑर्डिनेटर्स थे, जो ओबी का पेपर अपलोडिंग करने का, उनके आंसर स्क्रिप्ट को कंसोलिडेट करने का, और उन लोगों को सबके साथ इकट्ठा बैठ करके जो भी गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन को हमने पढ़ा उनकी उपस्थिति में। गाइडलाइन को सिर्फ मेल पे फॉरवर्ड कर देना, उम्मीद करना कि सारे मेंबर पढ़ करके एक तरह की समझ बना लेंगे, इसके विपरीत हमने एक गूगल मीट की मीटिंग करके गाइडलाइन को लाइन बाय लाइन प्रेजेंट करके बताया, और मैंने कहा ऐसी स्थिति आने, ताकि कम से कम जो कमेटी के 3 मेंबर हैं और जो हेड है उसका चेयरपर्सन है, उसके सामने में गाइडलाइन के इंटरप्रिटेशन की सिमिलैरिटीज हों। पहला तो ये तय किया, so that we understand the same thing by all of that kind of a thing. Second, if there is a situation arising, right, which is not covered by the guideline, कितने दफा ऐसा होता है ना कि गाइडलाइंस में सिचुएशन कवर नहीं होती है, क्योंकि रियलिटी का अकरेंस और जो इमेजिनेशन है, क्योंकि गाइडलाइन जो बनी हुई है वो एक इमेजिन रियलिटी को लेकर के बनी हुई है, और जो एक्चुअली में हो रहा है उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत अलग तरह से होते हैं। तो उसकी स्थिति में, अनसर्टेनिटी की स्थिति में, you have to ensure that the student, and I think Delhi University has taken care of that, as I spoke to Dean Examination, that you can have a different alternative ways of addressing this issue. क्वेश्चन पेपर उनको नहीं मिला है, व्हाट्सएप से ले जा सकता है, उनको मेल पर भेजा जा सकता है, दिस द वन, उनकी कॉपियां स्कैन होकर के उनसे जो अंडरटेकिंग ली जाती है कि दिस आंसर्स वर डन बाय मी, पर उसका जो सबसे हास्यास्पद पक्ष है, स्टूडेंट्स ने कितनी क्वेश्चंस में उससे भी बढ़िया परफॉर्म किया है जितना बढ़िया मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो उसमें कभी कभी ताज्जुब होता है कि भाई जो पढ़ाया नहीं था और जो पढ़ाने के बियॉन्ड था वो भी उनके क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये राजेंद्र बाबू की जो कृति है कि एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, जिसके बारे में भी कथा है, वो तो ओबी ने साबित कर दिया कि देयर मेनी एग्जामिनेशंस व्हिच आर बेटर देन, पर उसका जो फॉल आउट हो रहा है उसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है। मेरा सिर्फ 2-3 सुझाव है कि जो भी कमेटी मेंबर बनते हैं वो एक सारे गाइडलाइन के सारे पॉइंट का समान अंडरस्टैंडिंग, सेम अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग में कि अच्छा ये सिचुएशन इसका ये मतलब है। सेकेंड थिंग इज दैट इफ देयर इज अ सर्टेन अनफोरसीएबल problem coming which we have not imagined or not visualized well in advance, what is a way of addressing, how the student can be asked to write their problem and communicate to this agency, and that agency collectively will decide that what would be the best course of action, and then the time is to specify the student अपनी एंजाइटी को एड्रेस कराने के लिए आपसे कुछ आश्वासन चाहता है, और सही आश्वासन देने, क्योंकि आपके पास निर्णय लेने की सत्ता नहीं है पर आश्वासन देने की सत्ता है कि नहीं, अगर तुम्हारे केस या तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन पाई गई तो उसका ये जेन्युइन रिड्रेसल किया जाएगा, एंड दैट वाज प्रॉमिस आई कैन मेक। ये 2-3 तरीके मुझे समझ में आते हैं जो हमने किए थे। जैसे एक स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन, जब मैं कॉपियां देखने लगा तो उसके फोल्डर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसका आ रहा था, तो मैंने इसके ऊपर काफी ह्यू एंड क्राई किया और मैंने कहा कि नहीं, ये क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता है। देन आई आस्क्ड माय ऑफिस टू कांटेक्ट द स्टूडेंट्स कि हैव यू रियली अपलोडेड 1 or 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस, तो उसने कहा नो आई हैव डन ऑल 4। फिर सर्च हुआ, पता चला कि वो उसके 3 क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट के फोल्डर में अपलोड हो गए थे। तो हैंडराइटिंग मैच करा करके उसको पूरा, अब सारे जितने 50 स्टूडेंट हैं सबको देखने के बाद फिर, तो ये कहीं कहीं goof up और complications हैं, but finally we ensure that the student is not the sufferer. Idea ये है कि उसको minimum trouble हो और that much of a caring attitude, that much of the human face all institutions are expected to show during this difficult time, and I think Delhi University is doing very well on that count, at least I can say. So there may be some delay,
there may be some delayed responses and others. If there may be compulsion for conducting the OBE, but in terms of giving a lot of space to the students, that I think Delhi University has done a good job in that. सर कुछ हमारे साथी कलीग्स के क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं। सर hand raise विकास किया। सर, हाँ, आयम झा सर शायद हाँ, यस so आयम झा सर को अनम्यूट कर दीजिए आप। अनम्यूटेड Please अनम्यूटेड। unmute, हाँ। थैंक यू सर उपयोगी ज्ञान वर्धन के लिए। लेकिन आपने अपने वक्तव्य में शुरू में ही आज की समस्याओं, जो यूथ की ही नहीं सबकी समस्या है, मेरी भी समस्या है, लोनलीनेस की बात की कि जो समस्या आज पैदा हो गई है उसमें सबसे बड़ा कारण जो है लोनलीनेस की है। कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि ये पेंडेमिक ही नहीं, भीड़ में भी हम अकेले होते हैं, लोनली इन क्राउड। ये एक कंफ्यूजिंग थोड़ा है। दूसरी बात कि बहुत पहले एक किताब एरिक फ्रॉम की पढ़ी थी, द आर्ट ऑफ लविंग। उसमें आर्ट ऑफ लविंग के आर्ट के फुलफिलमेंट के कंडीशंस में जो दो महत्वपूर्ण बात वो करते हैं, एक डिसिप्लिन की और कंसंट्रेशन की। और कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि कैपेसिटी टू लिव एलोन, कैपेसिटी टू लिव एलोन। तो ये थोड़ा मुझे विरोधाभास लगता है और इन मामलों में ज्ञान मेरा नहीं के बराबर है, इसीलिए आपसे इसका विश्लेषण जानना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी। ये बहुत गूढ़ और कठिन प्रश्न है जो आपने पूछा है। मैं कोशिश करता हूं कि इसका उत्तर कई तरह से दिया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि भीड़ में लोनलीनेस और जो या एबिलिटी टू लिव अलोन, ये जो आपने दो चीज कहा, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम बहुत लोगों के बीच में भी अकेला महसूस करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उसकी वजह है जब हमको एहसास हो जाता है कि मेरे इनपुट की किसी को जरूरत नहीं है, ना मेरे परिवार के किसी सदस्य को जरूरत है, न किसी संस्था को जरूरत है, न समाज की जरूरत है। तो मेरा लोनलीनेस के अकेले आखिर अर्थ क्या है मेरे जीवन का, और न मेरे अपने जिंदगी में मेरे इनपुट की कोई जरूरत है। तो जब मेरे इनपुट की जरूरत मुझे भी नहीं है, मेरे इनपुट की जरूरत मेरे परिवार में भी नहीं है, मेरे इनपुट की जरूरत मेरे जॉब में भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका लोनलीनेस और अर्थहीनता का भाव बहुत प्रचंड बढ़ जाता है। मैं अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण देता हूँ। आप हमारे पिताश्री, हमारे फादर काफी सबल और बहुत ऊंचे पद से रिटायर हुए। हम लोग 3 भाई हैं और तीनों बहुत सफल हैं अपने अपने क्षेत्र में। एक मेरा ब्रदर सिविल सर्विसेज में, एक हमारा एडवोकेट है स्टेट का, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ। लेकिन मैंने उनसे पूछा उनके रिटायरमेंट के बाद कि आप यू मस्ट बी फीलिंग वेरी ग्रेट कि आपने बहुत सफल जीवन जिया। आप मेरी मदर अभी आपके साथ हैं, आपके पास घर है, आर्थिक सुरक्षा है, और आपके तीनों बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में, वो लोग फेयरली इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, बट एट टाइम्स आई फील लोनली। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई क्या लोनलीनेस। तो उन्होंने कहा कि उसका एक कारण है कि तुम में से कोई, बोले कि मेरे पास अब ऑफिस तो है नहीं, तुम में से कोई भी आदमी मेरी उपस्थिति का या मेरे इनपुट का कोई इंतजार नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमको कि हम तुम लोगों के लिए कुछ करेंगे। और ये बात मुझे थोड़ी सी मीनिंगलेसनेस देती है। सो ऑलवेज क्रिएट समथिंग, जिसको साइकोलॉजिकल टर्म में कहते हैं वाइटल एंगेजमेंट, जो हैप्पीनेस रिसर्च में नया फॉर्मुलेशन दे रहे हैं कि अगर आप लोनलीनेस के शिकार नहीं होना चाहते हैं तो अपना वाइटल एंगेजमेंट क्रिएट करिए, जहां कि आप जुड़े हों, आप एंगेज्ड हों किसी न किसी चीज के साथ करने के लिए। दूसरा जो आपके सवाल का जो दूसरा पक्ष था वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप इफ यू आर एबिलिटी टू पे कंसंट्रेशन एंड एबिलिटी टू लिव अलोन, वो एबिलिटी टू लिव अलोन तभी आ सकता है जब आप धीरे धीरे स्थिति प्रज्ञ भाव की तरफ जा रहे हैं। जैसे वो अलोन वाला तभी संभव है, कंसंट्रेशन वाला, जब आपके प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देने में सक्षम हो जाते हैं, जिसको अगर सेल्फ के कहें कि एक सेल्फ स्मॉल यस से शुरू होता है
और एक सेल्फ कैपिटल जो है वो, क्योंकि हमारे सेल्फ के कई पार्ट हैं, हमारे भीतर होते हैं सेल्फ के। तो जब हमारा स्मॉल सेल्फ, स्मॉल एस से शुरू होने वाला सेल्फ एक प्रश्न पूछता है हमसे और हमारे पास बड़ा यस वाला सेल्फ उस प्रश्न का उत्तर दे देता है, तो हम धीरे धीरे एक तरह की सेल्फ कंटेनमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं कि आत्म समृद्धता या आत्म समग्रता की तरफ हम अग्रसर होने लगते हैं। और आत्म समग्रता में आप अकेले रहते हुए भी आप जो है उसको सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपके पास खुद ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के उपकरण अपने भीतर मौजूद हैं। ये सेल्फ के इवोल्यूशन के, सेल्फ के विकास के लिए, जिसको ये मानते हैं कि जो कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है उस कॉन्शियसनेस, और इसको इंडियन ट्रेडिशन में अलग तरह से आंसर किया गया है, इसको वेस्टर्न ट्रेडिशन में अलग तरह से आंसर किया गया है। जैसे कि ये युंग को अगर आप देखें, कार्ल गुस्ताव युंग को, तो युंग नहीं मानता है, क्यों, उसने कहा है कि एक हमारा सेल्फ है वो हमारी पहचान का हिस्सा, और एक हमारा सेल्फ जो है वो ईगो से गवर्न होता है कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से ऐसा है। और उन्होंने कहा कि इंडियन ट्रेडिशन इसी ईगो को कंप्लीटली समाप्त करने की बात करता है, कि जिस दिन हमारा ईगो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ईगो भाव का तिरोहन हो जाएगा, उस दिन जो है हमारा सेल्फ धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ जाने लगेगा। लेकिन युंग मानता है कि ऐसा करना अपनी साइकिक डेथ को इनवाइट करना है, क्योंकि ईगो के थ्रू ही हम अपने आसपास, अपने अंदर के सेल्फ को और अपने आसपास के वातावरण की चुनौतियों को रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। तो वो, जबकि इंडियन ट्रेडिशन में माना गया है कि ईगो का डिसोल्यूशन होना चाहिए, युंग कहता है कि अगर ईगो का डिसोल्यूशन कर देंगे तो हमारी साइकिक डेथ हो सकती है। वी आर इनवाइटिंग साइकिक डेथ, हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, वी विल अटेन द वेजिटेटिव स्टेट। तो इसको लेकर के बहुत सारा झगड़ा है कि कौन सी स्थिति सेल्फ कंटेनमेंट, सॉलिट्यूड जो आप बात कर रहे हैं झा जी, वो सॉलिट्यूड की तरफ जाने की है, लोनलीनेस की नहीं है। एकांत प्रियता या एकांत में समग्रता तलाश करना, वो सॉलिट्यूड एक इवॉल्व स्टेट ऑफ सेल्फ से शायद आ सकता है। लेकिन जो लोनलीनेस है, एकांत और अकेलापन, ये दोनों का अंतर आप जानते हैं। एकांत एक स्थिति है जिसको हम सीख भी करते हैं कितनी दफा, जिसको पाना भी चाहते हैं, जबकि लोनलीनेस के नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोनलीनेस हमारी बढ़ाता है। पर जब तक एहसास है कि नहीं मेरे होने से फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोग इसीलिए पेट पाल लेते हैं कि भाई नहीं जाएंगे तो कुतवा खेबे नहीं करेगा, खाना ही नहीं खाएगा। तो ये देयर इज समबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू माय इनपुट दैट लाइफ एंड दे फील वाइटली एंगेज्ड विद दैट, यहाँ पे लोनलीनेस को एड्रेस करते हैं। तो सॉलिट्यूड और लोनलीनेस दो धारणाएं हैं। सॉलिट्यूड को तो जिसको माना गया है कि ये ग्राह्य है, ये इसका आग्रह होना चाहिए, और लोनलीनेस जो है इससे दुराव होना चाहिए, इससे बचाव होना चाहिए। सवाल आपका लेकिन बहुत सारगर्भित था और नहीं सर, क्लियर हुआ, सोचने के लिए बाध्य किया इसने। धन्यवाद सर। सर आई थिंक रश्मि बहल मैम और दिलीप सर जी का क्वेश्चन है, दिलीप जी का क्वेश्चन है। प्रणाम सर। फर्स्टली या मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ऑनलाइन मोड में जो टीचिंग है वहाँ तो एक तो किसी भी चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, करिकुलम किसी का भी हो, वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, जो कि काफी ज्यादा लैकिंग है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए लॉस ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड आल्सो। And we are trying our level best to let everything be put up in the right place. Also मेरा ये main concern from the student perspective से ये है कि universities are turning their several courses in the online mode. तो उस ऑनलाइन मोड में जो कोर्सेज टर्न अप कर रही है, जहाँ पे there are several courses that requires the practical exposure as well. एंड देयर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी जहाँ पे रिक्वायर है। जैसे हम लोग कंप्यूटर प्रैक्टिकल चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, जहाँ पे अगर किसी बच्चा को ऑनलाइन में चीजें अपलोड कर दिया जाए और बोला जाए कि खुद पढ़ के और सीख लो, तो ये और इंडस्ट्री चाह रहे हैं कि नहीं, सो वी वांट आवर थिंग्स टू बी
आवर कंपनी टू बी रन प्रॉपरली, और इसके लिए प्रॉपर एक्सपोजर और स्किल चाहिए, प्रॉपर कॉम्पिटेंसी चाहिए, एंड अनलेस एंड अनटिल विदाउट हैविंग अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी वी आर नॉट गोइंग टू हायर इट। That's right. तो तो मेरा यही कंसर्न है कि क्या फेट ऑफ जो फ्यूचर एजुकेशन और जो फेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव गॉन थ्रू द एजुकेशन हैविंग द इन ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन कोर्सेज में जिन्होंने बच्चे ने पढ़ा है पूरा का पूरा, तो उनका क्या भविष्य होगा, जहाँ पे इंडस्ट्री का कुछ और रिक्वायरमेंट है, और वो काफी गरीब तबके के भी आते हैं जो कि वो अलग से फिजिकल अलग से कोई कोचिंग असिस्टेंस भी नहीं ले सकते हैं। तो इसके बारे में आपका राय मांग रहा हूँ। ये तो बहुत जिसको कहा जाए कि मौजूद सवाल है। इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन व्हिच आई थिंक एजुकेशनिस्ट, पॉलिसी प्लानर एंड एवरीबॉडी इज डिबेटिंग अबाउट। दो तीन चीजें मेरी समझ में आती हैं, मैं अपनी समझ के हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूं कि जब आप शिक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन करते हैं, और ये पेंडेमिक की वजह से ये प्रोसेस मेरे हिसाब से बहुत एक्सेलरेट हुई है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो उसमें मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट का खेल, जैसे जो भी अब इसको अगर आप मार्केट फोर्सेस के हवाले कर देते हैं एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, तो मीमो का एफर्ट दिखाई पड़ता है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। सो अगर एक टीचर 50 लोगों की क्लास पढ़ा रहा है, तो अब वो 1000 की क्लास पढ़ा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में तो हमारी कैपेसिटी 1000 पढ़ाने की। तो कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से फ्यूचर में ये तो हमें लग रहा है कि ये जो ब्लेंडिंग होगी लर्निंग की, दोनों मोड चलेंगे। तो फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कुछ चीजें तो ऑनलाइन मोड में चलेंगी और कुछ चीजें जो है ऑफलाइन मोड में चलेंगी, राइट। सो इस रियलिटी को हमें धीरे धीरे उसकी तरफ, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में भी देख रहा हूँ कि वो लोग भी इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं, जो ट्रेंड बदल रहा है। दूसरी ये चीज है कि जब हमें ऑनलाइन में पढ़ाने का कंपल्शन है ड्यू टू पेंडेमिक, तो एक प्रयास शायद टीचर को करने की जरूरत है कि छोटे छोटे कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे कि हम ग्रुप में मैंने काम देना शुरू किया है कि 5 लोग इसी मीडियम का यूज करके एक तरह का असाइनमेंट टुगेदर करेंगे, राइट। सो जैसे साइकोलॉजी में हम बहुत सारे ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप के कंपोनेंट स्टूडेंट को सिखाते हैं। पहले उसको क्लासरूम में बैठा करके उनको एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज कराते थे और एक एक आदमी को फीडबैक देते थे, तो उनको समझ में आता था कि उनके अंदर क्या कमी है और कहाँ उनको काम करने की जरूरत है। अब वो सुविधा चूंकि अब उपलब्ध नहीं है, तो एक एजुकेशन की धारणा है कि लर्निंग सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लर्निंग एक सोशली मीडिएटेड रियलिटी है कि आप किस तरह के ग्रुप के बीच में घूमते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं एज ए स्टूडेंट, उनका इनपुट का भी असर आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो वो जरूरी है कि एक कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स क्रिएट की जाए 4 या 5 लोगों की। वो अपनी चॉइस से भी कर सकते हैं, आप रैंडमली भी असाइन कर सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन ए ग्रुप वर्क, राइट। क्योंकि देखिए होता ये है कि शिक्षक के पास ज्ञान में वो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है स्टूडेंट की तुलना में, वो अभी शिक्षक के पास फुर्सत नहीं है कि वो स्टूडेंट के लेवल पर झुक करके आए, नीचे उसकी हैंड होल्डिंग करे और फिर उसको अपने बराबर में लेकर के आए। लेकिन जब दूसरे स्टूडेंट की मीडिएशन को आप असाइनमेंट के तौर पर देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की समझ एक तरह की एक लेवल पर होती है, तो उन सबका लेवल उठाने में एक तरह की मदद मिलती है। और इसके बड़े सारे रिसर्च भी किए गए हैं कि सोशल मीडिएशन को अगर बढ़ावा दिया जाए, जैसे आप ध्यान में देखिएगा कि अक्सर जो अच्छा नंबर पाते हैं बच्चे, ब्राइट बच्चे होते हैं, वो साथ घूमते हैं। जो एवरेज नंबर पाने वाले हैं उनका एक अलग तरह का ग्रुप काम करता है, और जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं बच्चे अपने सब्जेक्ट में, वो अलग तरह के ग्रुप में घूमते हैं। मैंने पैटर्न को अपने साइकोलॉजी में देखा है कि एक ग्रुप विच इज मूविंग टुगेदर, जो उसमें भी है, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया, तो वो नोट शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, क्रिटिकिंग करते हैं सब्जेक्ट की, टीचर के स्टाइल की क्रिटिकिंग करते हैं, वापस में करते हैं एक दूसरे के साथ बात, तो उससे उनकी एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का निर्माण होता है और चलता है। तीसरा आपके सवाल में था कि जो इंडस्ट्री में जो रियल स्किल ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन मोड पर कैसे दी जा सकती है, तो मेरा सिर्फ ही जवाब होगा कि ऑनलाइन मोड की लर्निंग हमेशा एक एम्पावरिश लर्निंग होगी, वो उसके बराबर कभी भी खड़ी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आंख और कान के 2 संवेदनाओं का इस्तेमाल है। जो फीलिंग का, ओवरऑल फीलिंग सिचुएशन का जो फील होता है, उस फीलिंग का एहसास नहीं है।
तो जो चीज 5 संवेदांगों के माध्यम से पढ़ी जा रही है, वो सिर्फ अगर 2 के माध्यम से पढ़ी जाती है तो वह उतनी समृद्ध नहीं हो सकती है जितनी समृद्ध 5 के साथ होगी। सीधी सी बात है। 5 तरह के अगर व्यंजन में आपके प्रकार हैं और सिर्फ रोटी दाल है, तो जो स्वाद में फर्क है वही इसमें ऑनलाइन मोड में स्किल ट्रेनिंग का है और दूसरे का है। कुछ तरह के स्किल्स जो शायद आप कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, मुझे उसका अनुभव बहुत सीमित है, बिल्कुल नहीं है, तो वो उसमें कैसे ऑनलाइन मोड से उसी स्तर की एजुकेशन और स्किल दिया जा सकता है, इस पर शायद और सोचें और देखें तो समझ में आएगा। थैंक यू सर। रश्मि बहन मैम। जी विकास जी। सर 2-3 क्वेश्चन और हैं सर, 2-3 प्रश्न और लेंगे सर। ठीक है जी। रश्मि बहन मैम अनम्यूट कर दो रविंदर एक बार मैम सर को। कर दिया, मैम ने करना अनम्यूट, अब मैंने कर दिया। मैम प्लीज अनम्यूट। हाँ ओके। आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। नमस्कार सर, सार्थक व्याख्यान के लिए बहुत धन्यवाद। एक अध्यापिका होने के नाते मेरी जो चिंता है वो विद्यार्थियों के प्रति है। शायद आपके उत्तर के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को कुछ संदेश चला जाएगा, तो मैं आशा करती हूँ शायद आप मेरे प्रश्न को ठीक से समझ पाएंगे। महामारी के चलते ऑनलाइन मोड में विद्यार्थी आजकल ओपन बुक एग्जामिनेशन कर रहे हैं और 2-3 सेमेस्टर एग्जाम देकर भी ये विद्यार्थी इसी मोड को अधिकाधिक पसंद भी करने लगे हैं। इन्हीं विद्यार्थियों के सामने यदि आगे चलकर ऑफलाइन मोड में रेगुलर एग्जाम आएंगे तो क्या यह विद्यार्थियों की मानसिकता इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो पाएगी? क्या ये एक चुनौती के रूप में उस समय के विद्यार्थी के सामने नहीं आएगा ये? और सरलता के आगे कठिनता को चुनना विद्यार्थियों के लिए क्या संभव हो पाएगा? और आने वाले समय के लिए क्या ये उनके लिए लाभप्रद है? बहुत बहुत बढ़िया है। मेरे पास बहुत सटीक उत्तर तो नहीं है, कुछ तरह के अनुभवों का संकलन है, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जो है वो एक तरह का कन्वीनियंट मोड ऑफ लर्निंग भी है। आपको तैयार होके कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, तो बहुत कन्वीनियंट हो गए कि आप घर में बैठिए और ऑनलाइन कर लीजिए। खासतौर से वो जिनके पास कंप्यूटर है, वाईफाई है, दूसरी सारी चीजें हैं, तो कन्वीनियंस से इनकन्वीनियंस की तरफ जाना तो असुविधाजनक हो सकता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस भी रहेगा। दूसरा वो तो मैं देख रहा हूँ कि एक रेजिस्टेंस उसमें रहेगा, क्योंकि जब ये घोषणा मैंने भी अपनी क्लास में की कि अब उस 4th सेमेस्टर के जो विद्यार्थी आना चाहते हैं लैब और उसके प्रैक्टिकम के लिए, वो डिपार्टमेंट में आ सकते हैं और उसके लिए आप अपनी विलिंगनेस गूगल फॉर्म में दे दीजिए। तो मैं लेबोरेटरी में सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल का पालन करके ग्रुप्स बना दूंगा, सो दैट यू कैन कम हैव एक्सेस टू लाइब्रेरी इन लेबोरेटरी। और रश्मि, आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिर्फ 100 विद्यार्थियों में से 8 या 10 ने आना किया और कि वो आना चाहते हैं और एक्चुअली पाना चाहते हैं उसको, तो रेजिस्टेंस तो निश्चित रूप से आएगा। दूसरा जो है कि इसमें शायद सबको, टीचर्स को, कॉलेजेस को, सरकार को, यूजीसी को, सबको ये बताने की जरूरत है और शायद ये करना पड़ेगा एक सोशल मूवमेंट की तरह से कि जो क्लासरूम की रिचनेस आप आ करके ऑफलाइन मोड में प्राप्त करते हैं, वो क्लासरूम की रिचनेस आपको, या अभी तो बहुत कन्वीनियंट लग रहा है कि आप 6 सेमेस्टर जो है ऑनलाइन मोड में चले जाएं, फिर उसके बाद जीवन में आप के पास किस तरह के स्किल्स होंगे, किस तरह की सोशल स्किल्स होंगी, किस तरह की। देखिए, सवाल सिर्फ इसका नहीं होता है कि स्टूडेंट के पास इम्तहान देने भर के 5 सवालों का जवाब, ऑनलाइन मोड इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं जो अनुभव कर रहा हूं उसके बाद बता रहा हूं कि 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर देने भर की तैयारी ऑनलाइन मोड करा रहा है। तो क्या जीवन या एम्प्लॉयमेंट या फ्यूचर सिर्फ 5 सवालों के उत्तर देने से काम चल जाएगा उसका? ये सवाल शायद सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि रियल लाइफ में आप चाहे नौकरी करते हो, अपना व्यवसाय शुरू करते हो, या आप कुछ भी करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, एम्प्लॉयमेंट में, या
आर्ट में, म्यूजिक में, वट एवर इट इज। सो जो रियल टैंजिबल आउटकम्स को क्रिएट करने के लिए तो आपके पास रियल टाइम स्किल्स होने चाहिए, और रियल टाइम स्किल्स के लिए जब तक आप थोड़ी सी इनकन्वीनियंस नहीं लेंगे, और पूरा एजुकेशन ही इनकन्वीनियंस क्रिएट करना है लाइफ का, आप वो सारी सब कुछ वो चीजें करते हैं, क्योंकि एजुकेशन सबसे पहले आपको यही सिखाता है कि आपके पास जो है उससे भी बेहतर हो सकता है। एजुकेशन जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। तो पहले जो कुछ है आपके पास, सिर्फ उसी से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप एजुकेशन नहीं लेंगे। पर स्वीकार करते हैं कि आपको ये चीज नहीं आती है, ये चीज नहीं आती है, तो अब उसको ले आने के लिए थोड़ी असुविधा तो ले आनी पड़ेगी। और ये बात मैं अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि या तो आप अभी कन्वीनियंट टाइम बिता लें, या थोड़ा सा इनकन्वीनियंस उठा करके अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप फ्यूचर नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं, नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं कन्वीनियंस ही रियलिटी है, तो फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर वही नहीं होता है जो तब घटित होगा जब समय आएगा, तब देखेंगे। बाय द टाइम यू रियलाइज इट इज टू लेट एंड यू हैव आउटलिव्ड योर टाइम। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्यूचर कभी आगे घटित होने वाली घटना नहीं है। फ्यूचर का इमेजिनेशन अगर आप आज करते हैं तो आपका प्रेजेंट भी बदलने की क्षमता वो फ्यूचर रखता है। ऐसा बहुत सारे विचारकों ने कहा है कि फ्यूचर कैन चेंज यू ट्वाइस, वन व्हिच इज अकरिंग टुडे एंड इट इज ब्रिंगिंग चेंज इन यूथ। सो फ्यूचर खुद घटित होने से पहले आपके मन में आज घटित हो गया है, और वो अगर घटित होता है तो I think it is very important that you learn, you acquire the real time skills which will enable you to perform, to live your life in a much better way. भाई रोटी तो चाहिए ना, कपड़े तो चाहिए, तो tangible outcomes हैं। Everything cannot be addressed। कम से कम अभी जो प्रेजेंट सोसाइटी का फॉर्मेट है और जो लिविंग की कंडीशंस हैं, उसमें everything cannot be virtual। There has to be something which is real and physical। I don't know I am answering Dr. Rashmi's question or not, but that is how I feel। कि वो असुविधा तो उनको ले आनी पड़ेगी। देखिए विद्यार्थियों से ज्यादा कन्वीनियंट तो शिक्षकों के लिए है। तो अगर शिक्षक इस असुविधा, या अगर उसको आप असुविधा कह रही हैं, मैं तो ये कहूंगा कि ये रियलिटी है। If we are ready to accept and rise to respond to it, then I think we would also be able to persuade, we will also be able to convince students to come for offline mode class. Yes, ma'am. Sir, we'll take only one or two questions and then we'll end. Ritik Bakshi. Yes, sir. Sir, good afternoon, please, sir. Very brief, just ask your question. Yes, sir. Sir, actually, I just want to ask from a student perspective, as I am still in the library. So, how we can just, this is OBE going on still, and we are going to graduate, I mean, last year. So we are going to pursue for MA. So, sir, how to maintain a 12-hour or 14-hour full-time consistency with discipline, and then also not getting exhausted, because if we go overpowered, we get exhausted. So how to maintain this consistency and maintains a sound, balanced mind? This is a very biggest challenge I face. So please, can you elaborate on this perspective? Thank you. That's Ritik, that's a very interesting question. What is important is that the objective is to get vitally engaged with the work. जैसे मान लो कि if you want to study for 8 to 10 hours, prepare for certain exams, acquire certain kind of knowledge, right? You are doing it because you really feel like doing it. It is not any kind of imposition on me. This is the agenda which you have created for yourself, right? So first important lesson for this, that you have to take the ownership of it. You are doing it for yourself. You are not doing either for a teacher or for exam or for your family, for your parents or for your friends. You are doing it for yourself. So there is a certain amount of ownership. मैं अपने लिए कर रहा हूँ भाई। ये आज अगर मैं अपनी इस तरह की पढ़ाई लेकर के आता हूँ, अच्छा अब अपने लिए करने का दूसरा क्या मतलब? अपने लिए आप कब कर पाओगे? जब आप अपनी देखभाल अच्छी करते हो। सो यू हैव टू मेंटेन अ गुड फिजिकल, राइट? फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए you require certain kind of a discipline of eating, sleeping,
प्लेइंग, एक्सरसाइजिंग, सर्टेन डिसिप्लिन, ठीक है, वो धीरे धीरे तुम्हारे रूटीन का पार्ट बन जाएगी. और वन, इफ पर्सन हु इज नॉट फिजिकली डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटली डिसिप्लिन. अगर आपके अंदर फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, जैसे कि अगर तुम रोज नियमित 1 घंटा अगर दौड़ते हो या खेलते हो या जो कुछ भी फिजिकल एक्टिव करते हो नहीं करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड की जो पावर है ऑफ कंट्रोलिंग योर बॉडी, दैट पावर गेट्स वीकेंड. क्योंकि जब आप अपने शरीर से वो काम नहीं ले पा रहे हैं तो फिर दिमाग से कैसे काम ले पाएंगे. पहला ये. तो इसके लिए जो दूसरा लर्निंग है कि पहले ये तय कर लो कि मेरा और मेरे दिमाग के बीच में रिश्ता क्या है. क्या मेरा दिमाग मेरा नौकर है या मैं दिमाग का नौकर हूं. और अगर मेरा दिमाग मेरा नौकर है तो अभी मैं अगर यहाँ बात कर रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, तो मेरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे साथ होना चाहिए. सो आई मस्ट कंट्रोल माई माइंड. आई कैन नॉट अलाउ माई माइंड टू कंट्रोल. कंसंट्रेशन को फोकस करने के लिए, कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए. नहीं, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है इसका मतलब माइंड तुम्हें चरा रहा है. He is taking you to a different domain. He said, no, this is my time to study. This is my. अगर मुझे प्रिंसिपल साहब ने आज कहा है कि इस समय बैठ करके आपको हमें आपके साथ इंटरेक्शन करना और भाषण देना है, तो मैं 100% कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है. ये काम मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू आर मेकिंग योर फ्यूचर. देखो, तुम्हारा अगर फ्यूचर ब्राइट होता है तो सबसे पहला व्यक्ति कौन सुखी होगा? तुम. You are going to be the happiest person. Then your parents would be happy, your friends would be happy, your relative would be happy, and those who care and love you, they would be happy. But first, you are rewarding yourself, right? So therefore, take the ownership of your work. This is the situation. This is my ownership. Second, my mind is my servant. It must serve me. तो मैं दिमाग से कहता हूँ कि चलो अभी खेलना है, एक्टिविटी करनी है, तो वो खेलने के लिए जाएगा, लड़ाई हमसे नहीं लड़ेगा, राइट? अगर पढ़ने के लिए कहना है तो पढ़ने के लिए जाएगा. और शायद इसी के लिए योगा वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कंसंट्रेशन की दी जाती है कि योर माइंड एंड बॉडी वर्क एज ए परफेक्ट मशीन, वेल ऑर्गेनाइज. और जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ध्यान लगाने को कहते हैं, ये माइंड को कंट्रोल, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं फिजिकली, बिकॉज व्हेन यू आर ब्रीदिंग यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू योर ब्रेथ. सो माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड सेल्फ के रिलेशनशिप्स को लेकर के आना. एंड थर्ड, you feel confident that if I want, I can change. I can bring change to the future. And this I have done. This I have trained many students to do it. Jaise many students have a problem in terms of speaking good English in front of an audience, fluent. And a student said that they have a serious problem of public speaking. So one student, I almost forced her. Now she is very celebrated trainer in the corporate, but वो मेरे पास हर तीसरे दिन आकर रोती थी कि सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, ये कुछ होगा. मैंने कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास भी ले चलूंगा, तुम्हें बेहोशी से बचा भी लूंगा, पर करना बेटा तुम्हें ही. एंड फाइनली शी परफॉर्म सो वेल इन द क्लास, कंपल्सरी. इट वाज परसुएशन, फोर्स, given her confidence and supporting environment. And she came after she completed her MA, ki, sir, that experience was a turning point in my life, and now I'm looking forward more opportunities for public speaking. So these are the resolutions, these are the vital engagements that you can create, and that will make a difference to consistency. दो चीजें कर लो यार, ओनरशिप ले लो और दिमाग के साथ अपने रिश्ते को परिभाषित कर लो कि अगर मेरा टीवी देखना है अभी तो टीवी देखेंगे, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, राइट? और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, दिमाग जो चाहेगा वो नहीं करेंगे. तो ये दीज आर द थिंग्स. तो क्योंकि तुम्हारा जो एक सेल्फ है ना, वो रियलिटी के ज्यादा कांटेक्ट में रहता है, तो जो रियलिटी के कांटेक्ट में है, दैट हैज टू बी स्ट्रेंथेन्ड एंड टेकन फॉरवर्ड. थैंक यू. थैंक यू सर. मुझे लगता है कि एक दो प्रश्न जो हमारे चैट बॉक्स में थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सर इसी से रिलेटेड थे, ऑनलाइन क्लासिंग और स्टूडेंट्स के डिस्ट्रैक्शन. जैसे कि आई थिंक प्रेरणा सिन्हा मैम का क्वेश्चन था, वो इसी से रिलेटेड था, तो मुझे लगता है कि सर ने उसका आंसर कर दिया. सर एक प्रश्न तो नहीं है, बट सर स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर का ईमेल एड्रेस मांगा है. हाँ, बिल्कुल आप दे दीजिए. तो और हम अपने कुछ विद्यार्थियों के लिए हम इस तरह की काउंसलिंग भी रन करते हैं डिपार्टमेंट. पहले तो करते थे फिजिकली,
पर अभी ऑनलाइन हाँ। अगर उनको कोई हेल्प या मदद चाहिए तो आई कैन पुट इन टच विद द राइट पर्सन। आप मेरा मेल आईडी दे दीजिए। जी सर, जी सर। Thank you, sir. Formally, we are going to end our today's session, today's program, and I would like to invite Dr. Vinita Tuli, convener webinar ARSD College and member IQAC, to formally deliver a vote of thanks. Ma'am, Vinita, ma'am. Thank you, Vikas. Yes, I am there. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, sir, for accepting our invitation and sharing your knowledge and experiences with us. Sir, we are really honored to have you with us and glad that you took out time for us despite your busy schedule. And sir, it is always a pleasure listening to you. Sir, you rightly said that during the pandemic, time has been very difficult for all of us, especially the youth and the students. They have become directionless. Sir, आपने सही कहा कि during the pandemic, वक्त रुक भी गया और बीत भी गया. More mentoring and counseling is needed for students, and they have to be involved in the decision-making process. There is a challenge before the older generation to become a different role model for the youth and for the students. There are mood swings in the present generation, loneliness, and complex relationships is a big issue nowadays, which have to be dealt with very seriously. And there's need to address this at individual, group, and institutional levels. Thanks again, sir, for accepting our invitation, and hope that our students will get inspired and will give them direction in these very, very difficult times. Sir, आपका बहुत आभार इस ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शक वक्तव्य के लिए. I would also like to thank the principal of our college, Professor Gyantosh Kumar Jha, for his positive support always. I would like to thank the convener of the popular lecture series, Dr. Vikas Kumar, and his team for organizing such a wonderful lecture. And last but not the least, to all the participants, and I hope this would be really beneficial to all of them and will give them direction in these very, very difficult times which we hadn't thought of. Thank you, sir. Thank you, sir, once again for accepting our invitation. Thank you, Vinita ji. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानतोष जी. नमस्कार. बहुत मजा आ गया फिर से. बहुत आनंद आया. जी.